डियर स्टूडेंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंप्लीट कोर्स हम पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक हर एक वो टॉपिक जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उसको मैंने कवर किया है। अगर आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक्स अभी तक देखे नहीं है, भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो पूरा प्लेलिस्ट दे रखा होगा। और आज से मैं बता रहा हूँ आपको समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का ये पहला लेक्चर है और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये सिलसिला थमेगा नहीं। जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, और उसका पहला लेक्चर जहां हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में, क्या होता है इन सब चीजें। ठीक है, लास्ट तक बने रहेगा, तो आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, सिंपल में भी मिलेगा, विद नोट्स मिलेगा। यहाँ से आप नोट करके आपने नोट, क्योंकि अक्सर कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारे स्कूल में टीचर्स बड़े बड़े नोट्स दे देते हैं, एनसीईआरटी के आंसर लिखने देते हैं। बेटा आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने से कुछ नहीं हो, पहले आपको प्रॉपर नोट्स बनाने आने चाहिए। वो नोट्स मैंने आपको बताए हैं कि किस हिसाब से नोट्स बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, आपको सटीक और सही लिखने के नंबर मिलते हैं। तो कोशिश करिएगा कि नोट्स ऐसा बने ताकि आपको एक बार में पढ़ के सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कम पढ़ के ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक बच्चे को एक प्रॉपर नोट्स मिले। इसलिए देखिएगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी है, हेडिंग डालते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम मैटर आपके मेरे बोर्ड में हो ताकि आप उसको देख सकें। तो शुरुआत करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ से। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ की बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 वर्ड होते हैं, एक है आपका मैक्रो और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स। जहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को स्टडी करने वाले जो पॉइंट होता है उसी को हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन जहां पर हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड है। जहां पर ग्रीक वर्ड में मैक्रो का मतलब होता है मैक्रोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैक्रोज। और मैक्रोज का मतलब होता है बिग या बड़ा या ग्रुप या फिर वाइड कह सकते हैं, बड़ा क्षेत्र। तो इसका मतलब होता है जब इन दोनों वर्ड को, मैक्रो के बड़े यानी कि मैक्रोज को और इकोनॉमिक्स की स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर कंबाइन करते हैं तो ये वर्ड निकल आता है, इट इज द स्टडी ऑफ बिग प्रॉब्लम और ग्रुप प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि ये मैक्रो का मतलब होता है बड़े समूह से, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्याएं जो कि सामूहिक रूप से होती हैं, बड़े रूप में होती हैं, संपूर्ण क्षेत्र को समाहित करता होता है। तो संपूर्ण और सामूहिक समस्याओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। कौन सा अर्थशास्त्र? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि जिसका दूसरा नाम हिंदी में बृहद भी है। बृहद मतलब बड़ा, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने साथ समाया होता है। जब भी हम किसी भी सामूहिक समस्या की बात करते हैं, सामूहिक चर की बात करते हैं, सामूहिक प्रश्न की बात करते हैं, इन सब का स्टडी करना ही हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मेरी मदद से इसका वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं कि सर लिखेंगे कैसे। एग्जाम में पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सटीक सा मतलब आपके सामने है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर उन चीजों का अध्ययन होता है जो एक या फिर एक क्षेत्र, एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता है, सभी से जुड़ा होता है। जैसे हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कोई एक व्यक्ति की आय नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र की आय है। मतलब एक राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों की आयों का योग। जब भी हम बचत की बात करते हैं, राष्ट्रीय बचत की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बचत नहीं होती है, सभी व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बचा लेते हैं। उन सभी बचतों को जोड़ेंगे तो वो राष्ट्रीय बचत कहलाता है। नेक्स्ट है
रोजगार, जब भी हम रोजगार की बात करते हैं, सरकार रोजगार के संबंधित कोई भी नियम कानून या कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, तो उस समय उससे रिलेटेड फायदा सबको मिलता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित लोग, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन जहां होता है वही होता है हमारा समष्टिगत अर्थशास्त्र या फिर समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन सब का कहने का एक ही मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या जो सामूहिक रूप से जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, उसके अध्ययन करने को ही समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके आगे बढ़ें तो हमें पता होना चाहिए समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषा का मतलब होता है किन किन विद्वानों ने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपने वक्तव्य पेश किए, जिसमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि समष्टि का आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत और कुल समूह का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था संबंधित कुल, मतलब जो कुछ भी हो, टोटल का एवरेज हो या टोटल संबंधित हो, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। वहीं पर एम.एच. स्पेंसर ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। पूरे अर्थव्यवस्था या पूरे अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े हिस्सों से उसका संबंधित होता है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो बेरोजगारी का स्तर, जो कि पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, मुद्रास्फीति की दर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, राष्ट्र की कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व है। यहाँ पर बड़ा व्यवस्था लिखा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था हुआ, ठीक है। मतलब साफ है, विद्वानों की मतलब देखिए या उसकी शाब्दिक अर्थ के मतलब देखें, इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र का सीधा मतलब निकल के आता है जो पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संबंधित होता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता तो यही है, यह समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन करता है वो पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ा होना चाहिए। हम अर्थव्यवस्था के बाहर व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा, समष्टि इकाइयों का अध्ययन। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की समष्टिगत इकाइयों, ऐसी इकाइयाँ जो सामूहिक रूप से पाई जाती हैं, बड़े स्तर पर पाई जाती है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, कुल उत्पादन हो गया, ठीक है, कुल बचत हो गया, विदेशी विनिमय दर हो गया, बजट हो गया, मुद्रा हो गया। ये सब जो है बड़े स्तर पर होता है, सामूहिक स्तर पर। जैसे मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, मुद्रा मतलब सभी व्यक्तियों की बात होती है। नेक्स्ट है समष्टि आर्थिक चर। इसके अंतर्गत जो चर होते हैं वो समष्टिगत स्तर होते हैं, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, राष्ट्रीय बचत, विनियोग, सकल, मतलब सकल वर्ड जुड़ा होगा, कुल शब्द जुड़ा होता है उसके अंतर्गत, ठीक है, जो पूरे समष्टिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। ये समष्टिगत उपकरण इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उसमें समष्टिगत उपकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो उपकरण होते हैं वो होते हैं विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आय और व्यय नीति बनाने के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है। देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा। इसके अलावा आय नीति बनाई जाती हैं, कर नीति बनाई जाती हैं, रोजगार नीति बनाई जाती है। मतलब ये ऐसे उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तर को चलाने के लिए किया जाता है। अब बात होती है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के हम जिन विषय बिंदु की कवर करते हैं वही क्षेत्र होता है, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इस बात को पढ़ा जाता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का जो है कैलकुलेशन, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं, राष्ट्रीय आय करने के कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, इन सब चीज़ों का विस्तार से, राष्ट्रीय आय को कौन कौन प्रभावित करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किन किन विधियों का, किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति बचत क्या होती है, हर एक चीज़ का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, रोजगार का सिद्धांत। जब हम रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं तो ध्यान में रखना, यहाँ पर इस बात का अध्ययन किया जाता है किसी देश में रोजगार का स्तर क्या है, देश में संपूर्ण रोजगार है या नहीं है, देश में रोजगार संतुलन स्तर में है या नहीं है, अगर नहीं है देश में कितनी बेरोजगारी है,
बेरोजगारी क्यों है, कैसे है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, कौन कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों का विस्तार से अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत एक देश को चलाने के लिए, जैसे हमारे पूरे बॉडी को सुचारू रूप से कार्यरत करने ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी भी काम करना बंद हो जाता है, हम मर जाते हैं। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा की पूर्ति का भी एक सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। तो एक देश में कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा छापा कितना जाता है, उसको किस प्रकार से संचालित होना है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल होना है, पूर्ति कौन करता है, तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे होता है, व्यावसायिक बैंक कैसे काम करती है, केंद्रीय बैंक किस प्रकार से कार्य करती है, हर एक बिंदु का विस्तार से अध्ययन होता है। सामान्य कीमत, देश में कीमत स्तर को बनाए रखना आवश्यक है। जब भी सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है देश की कीमत स्थिरता। क्या होनी चाहिए? कीमत स्थिरता। मतलब यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं, एक होता है महंगाई और दूसरा होता है मंदी। तो देश की महंगाई की स्थिति क्या होती है, मंदी की स्थिति क्या होती है, अगर ये आ जाए तो क्या होना चाहिए, इसको आने के पीछे कौन कौन से रीज़न है, अगर आ जाए तो उसको किस तरह से सुधारा जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाएगा, उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की सामान्य जीवन स्तर की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जो साधन है उत्पादन के साधनों का समष्टिगत वितरण किस प्रकार से हो ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को समान रूप से आय का वितरण हो, साधनों का वितरण हो, देश में अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको कम कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यापार चक्रों का सिद्धांत, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने का, इन सब चीज़ों को अध्ययन करने का काम भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन? सबसे पहले तो अगर आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को जानना है तो केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े जा रहे हैं तो आपको तब तक अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी जब तक आप जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ना पढ़ ले। ठीक है, तो आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है, यहाँ पर एक तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादक के क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, इनकी आर्थिक क्रियाएँ तमाम हैं, तो इसकी जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने के लिए समष्टिगत अध्ययन करना आवश्यक है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना है, तो आर्थिक नीतियों के निर्धारण करने के लिए जो सारी बिंदुएं हैं, सारी बातें हैं, जैसे आय कितनी है, गरीबी कितनी है, रोजगार क्या है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश में वृद्धि दर क्या है, मुद्रा की नीति कितनी ही, महंगाई है, मंदी है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करने के उपरांत ही हमें प्राप्त होती है। आर्थिक विकास का अध्ययन, हमारे देश की आर्थिक विकास दर क्या है, जीडीपी क्या है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहाँ है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके बारे में जानकारी हमें समष्टि अर्थशास्त्र ही प्रदान करता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी, अगर आपको समष्टिगत अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान है तो आप व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव के अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं आसानी से की जा सकती है। एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ आसानी से तुलना कर सकते हैं। हमारी जीडीपी कितनी है, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, चाइना का एक्सपोर्ट कितना है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, मतलब आसानी से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोनों में अंतर मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। 4 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। तो अंतर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला तो आधार होता है, अंतरों का आधार, यहाँ पर अपने आधार लिख दिया। आधार के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे कॉलम में लिखना है समष्टि अर्थ, एक एक करके। पहले अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, मतलब व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है।
उद्देश्य क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जा सके, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है संसाधनों को पूर्ण रोजगार और विकास से होता है कि देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से तीव्र किया जा सके। मुख्य समस्या क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या है कीमत निर्धारण। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख समस्या है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख समस्या है आय और रोजगार का निर्धारण। लोगों की आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण किस प्रकार से हो। उपकरण की बात करते हैं कि समस्याओं को सुलझाने के लिए किस उपकरण की सहायता ली जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण है मांग और पूर्ति, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण है समग्र मांग और समग्र पूर्ति, यानी कि कुल मांग कुल पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और लास्ट में हम बात करेंगे उदाहरण की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चरों के उदाहरण जैसे व्यक्तिगत मांग है, व्यक्तिगत पूर्ति है, उपभोक्ता का व्यवहार हो गया, कीमत का निर्धारण हो गया, बाजार हो गया, बाजार के प्रकार हो गए। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, मुद्रा पूर्ति, रोजगार, विकास, विदेशी विनिमय दर, मुद्रा पूर्ति, भुगतान संतुलन। ये सब जो है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अंग है, प्रमुख घटक है। इसके अलावा आपको लगातार समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हर एक टॉपिक चाहिए, इसी तरह से विद नोट्स विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या करना होगा? बस एक ही काम, सब्सक्राइब करना होगा। और आज का क्लास आपको पसंद आए तो तुरंत से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी जुड़ सके। क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र का आपका ये लेक्चर वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम जिसके अंदर ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद 15 अगस्त के बाद से आपको लाइव क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।